सभी को नमस्कार। नमस्कार आज भाई इस साहब। प्लैनेट टॉक वेबिनार में हम लोग वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था और पूर्व में हमने किस प्रकार से शिक्षा को चलाया है और आने वाले समय में हम किस प्रकार से चलाने वाले हैं, शिक्षा नीति के बदलाव और खासकर सरकार से किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, वर्तमान शिक्षा नीति को देखते हुए क्या सुझाव हैं आपके। आप जमीनी स्तर पर बिल्कुल काम कर रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्र में एक विद्यालय जहाँ लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड बैंडविड्थ है, वहां पर अच्छी शिक्षा देने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। इस सत्र में आज हमारे साथ सरस्वती शिशु मंदिर पाटी लोहाघाट के प्रधानाचार्य और वहाँ के स्टाफ के कुछ लोग जुड़े हैं। आप सभी लोगों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं माननीय प्रधानाचार्य जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आप श्री राजेंद्र पंचोली जी, आपको लगभग 28 वर्ष का शिक्षा का एक लंबा अनुभव है। आपने विभिन्न दायित्वों का विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न दायित्वों पर निर्वाह किया है और वर्तमान में आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। प्रधानाचार्य जी और समस्त विद्यालय परिवार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जो लोग विद्या भारती और प्लैनेट टॉक के पेजेस पर हम लोगों को देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सबकी तरफ से आपका नमस्कार। नमस्कार। पहला प्रश्न बड़ा जो वर्तमान शिक्षा में अब पिछला पूरा साल गया है उसी से संबंधित है कि किस प्रकार के अनुभव रहे पिछले पूरे साल में, क्या क्या सीखने को मिला, क्या मुश्किलें आई, कोई भी बता सकता है जी। जी भाई साहब, इससे पहले जब ये कोरोना काल नहीं चल रहा था, उससे पहले हमारी एक जो व्यवस्था थी कि बच्चों को अच्छी अच्छी गतिविधियों में रखना, उनकी विभिन्न प्रतियोगिताएं कराना, चौक से श्याम पट से कक्षा कक्षा में उनका शिक्षण कराना, यहाँ तक अपने को बहुत केंद्रित कर रहे थे। लेकिन जब ये अचानक ये कोरोना काल आया तो इससे सारी व्यवस्था हमारी ऐसी हो गई कि भैया हम तो बहुत पीछे हैं इस मामले में। जब ये चलने लगा कि अब क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि कक्ष तो है नहीं, बच्चे हमारे सामने है नहीं, तो ये जो तकनीकी शिक्षा का जो ये समय बड़ा चल रहा है जोर, ये सीखने का मौका हमको भी मिला और बच्चों को भी मिला। पहले ऐसा नहीं था कि हाँ कहीं पर बात हो जाती थी, कोई यूट्यूब में अच्छी अच्छी जानकारी हम दे देते थे या कोई अच्छी मैसेज दे देते थे, लेकिन इतना प्रभावी नहीं था। अब जब अप्रैल 2019 में ये स्थिति आई तो पठन पाठन चरमराने लगा। तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो ऐसी थी कि सबके पास फोन तक उपलब्ध नहीं थे कि अब हम उनको पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे, उनको कैसे हम उनको समझाएं। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जितने भी संभव थे, एंड्रॉयड फोन कितनों के पास है उनकी सूची बनाई, उनको एकत्र किया, उनका ग्रुप बनाया। अब क्योंकि इसमें कोई संकोच नहीं कि इस चीज की जानकारी हमको भी उतनी नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको लाए। लेकिन जब इसका हम प्रयोग करने लगे तो देखा शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा, हमको भी थोड़ा ठीक लग रहा था कि हमने एक व्हाट्सएप लिया, उसमें से कुछ काम दे करके बच्चों को दे दिया और बच्चे भी कुछ समय तो करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी इससे ऊबने लग गए। अब चूंकि बच्चों की पढ़ाई का विषय हमको गौर करना था, तो इस ऑनलाइन का ठीक ठाक प्रयोग करने के लिए हमने एक बेसिक आधार लिया। बेसिक आधार ऐसा कि भाई कक्षा का स्तर किस प्रकार का होगा, उसमें बच्चे किस प्रकार के होंगे, उनको उसी स्तर से काम देना प्रारंभ किया। तो जहाँ संसाधन थे, उनके गार्जियन भी थोड़ा सा जागरूक थे, उनको इस चीज की जानकारी थी, वो तो ठीक से थोड़ा सा करने लगे। लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति थी कि चलो फोन तो चलो काम मिल रहा करके खरीद लिया, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत आई। तो उनको हमने उनका अलग ग्रुप बना करके उनको उसी प्रकार से उनको जोड़ना, उनका भी जैसे थोड़ा सा ये लॉकडाउन हट गया था, जाने की परिस्थिति हो गई थी, तो उनसे संपर्क किया, संपर्क करके उनको थोड़ा सा ऑफलाइन पढ़ाने की
व्यवस्था ये करी। फिर धीरे धीरे विद्यालय चलो गांव की ओर वाली व्यवस्था आई, तो हमने उसको थोड़ा सा लिया। इससे थोड़ा सा जब विद्यालय गांव की ओर चला, इस कार्यक्रम में जब हम गए तो थोड़ा सा लाभ मिला, लेकिन उससे पहले कोई खास स्थिति हमारे बच्चों की नहीं रही। जी जी जी। जी। अब उसके बाद फिर जब देखा तो हमने भी देखा, फिर ये लगा कि अब ऐसे तो फिर ज्यादा होने, क्योंकि लंबा खींचता जा रहा था, अभी खुलने की कोई संभावना थी नहीं। तो इसमें भी फिर हमने बच्चों की अलग अलग कैटेगरी कर ली थी। कैटेगरी ऐसे कर ली कि ऐसे बच्चे कितने हैं, ऐसे गार्जियन कितने हैं कि जो काम यहाँ से जाएगा उसको ठीक से करा लेंगे, वो कैटेगरी अलग बन गई। और कुछ ऐसे थे कि जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, वो केवल कीपैड के सहारे चल रहे थे, तो उनसे हमने फोन से बात करके या उनसे कहा कि आपको क्या दिक्कत है आप बताइए, या हम जो काम दे रहे हैं इसको आप नोट करिए, यानी जैसे संभव था। वो एक दूसरी कैटेगरी ये थी। तो तीसरी कैटेगरी एक इस प्रकार से बनी थी कि जो केवल हमने जो काम दिया उसको कर्ज ले रहे थे, उसमें ज्यादा उनको वो नहीं हो पा रहा था, उनकी सुविधा नहीं हो पा रही थी। तो हमारी जो पढ़ाई का स्तर था वो थोड़ा सा पटरी से नीचे उतरा। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये समय बीतता गया, थोड़ा हमने भी इसको थोड़ा सा आगे ले गए, थोड़ा इसको कुछ अपना भी हमने इसमें अभ्यास किया। और विशेषकर थोड़ा सा हमको ये रहा कि थोड़ा सा पृथ्वी कुटुंब की तरफ से, आपकी तरफ से थोड़ा सा जो बीच बीच में गाइडलाइन मिलती रही, उसका भी हमने थोड़ा सा लाभ लिया। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया। जी जी। भाई साहब, आपने पूरा समय जो कोरोना की प्रथम वेव रही, द्वितीय वेव रही, आप प्रतिबद्ध रहे कि बच्चों को शिक्षा पहुंचाई जाए, और जी आपने जी। बहुत अच्छा किया, आपके आचार्य परिवार ने बहुत अच्छा किया, आपने उनको बहुत अच्छे से गाइड किया, इस कारण वह इतना सब कुछ कर पाए। अब जब कोरोना की थर्ड वेव की भी बात हो रही है, और ये भी जी बात हो रही है कि पुनः विद्यालय भी खुल सकते हैं, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी है कि क्या होता है। जहां 6 to 12 की स्कूल खोल दिए गए हैं 2 अगस्त से, वहां प्राइमरी एजुकेशन में भी मुझे लगता है जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय आएंगे। तो आगे की सोच को या नए एकेडमिक सेशन को चलाने के लिए आप लोग क्या योजना, क्या प्लानिंग बना रहे हैं? वैसा इसमें हमने, क्योंकि अभी तो यह है कि स्थिति वास्तव में कंफ्यूज किया है। अगर ये समझ लीजिए कि अगस्त तक से भी विद्यालय खुल जाते हैं तो वहां पर भी हमारी चुनौती है, और नहीं खुलते हैं तो भी चुनौती है। अगर माना खुलते हैं तो वो चुनौती इस प्रकार की है कि बच्चे 2 साल से स्कूल से गायब हैं, वो एक प्रकार से बिल्कुल नए बन के आएंगे। हमको उनको नए, मतलब एक प्रकार से नए बच्चे के रूप में हमको उनको यहाँ स्कूल पर रखना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ बच्चा हमारे पास कक्षा 1 में था, मार्च में कक्षा 1 में था, कक्षा 2 में वो सीधे से घर में रह करके कक्षा 2 में चला गया, और 2 पास होकर के 3 में आ गया, और कक्षा तृतीय में उसको यहाँ 4 महीने हो गए। तो जो बच्चा हमने कक्षा 1 में छोड़ा है, अब वो तृतीय में आ रहा है, तो उसका स्तर कहाँ होगा, कैसा होगा, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती का विषय है। तो इसको हम जब ऑफलाइन स्कूल में हमारी क्लास चलेगी तो उसमें भी हमें बच्चों को, हम तो ये योजना तो हमने ऐसी बनी है कि उन बच्चों की अलग अलग कैटेगरी वहाँ भी हमको बनानी पड़ेगी। जो अच्छे बच्चे हैं, जो उनका मतलब इस तरह ठीक ठाक, घरों में उनकी देखरेख ठीक ठाक थी, वो ग्रुप अलग बनेगा। और जो बिल्कुल ही थोड़ा कमजोर स्थिति में आ गए उनका ग्रुप अलग बनेगा। और जो सामान्य स्थिति के होंगे, हो सकता है कि हमको, मुझे तो ये लगता है कि कुछ समय तक तो हमको ये विषय पीरियड देखने ही नहीं पड़ेंगे, केवल उन मुख्य विषयों का उनका स्तर को देख करके बच्चों को ढाल में लाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, जहाँ पर ये नई शिक्षा नीति का चलता है कि गतिविधि आधारित सारी ये व्यवस्था हमारी चल रही है, पुस्तक रहित शिक्षण है, उस हिसाब से भी हमको बच्चों को वहाँ पर तैयार करना है। बाय द वे, अगर ये स्कूल नहीं खुलते हैं, यहीं पर ये हमको इस प्रकार ऑनलाइन व्यवस्था अगर चलती है, तो इसके लिए हमने ऐसा विकल्प रखा है कि हम बच्चों के स्तर और अभावों के संसाधन के आधार पर, अभाव के संसाधन मतलब जैसे किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप है, या किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, और किसी के पास कीपैड है। अभी भी कई स्तर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इतना है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन उपलब्ध नहीं है। उनको हम मतलब मैसेज द्वारा, टेक्स्ट मैसेज टाइप किया,
उसके बाद हम उनको होमवर्क दे रहे हैं, और उसी में भी उनको बड़ा सहारा मिल रहा है कि चलो हाँ कुछ न कुछ काम तो आ रहा है, बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर तो बच्चों में ये हो जाता है कि 1.5 साल की स्थिति ऐसी है कि बच्चे तो घर में किसी का कहने, वो अपने माता पिता का कहना सुन ही नहीं रहे हैं, ऊब गए हैं बच्चे घर में। तो अब उनके लिए भी हम थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था हम की। तो हम इसमें ये किया कि हमने 3 प्रकार से बच्चों को हम छांट लेंगे उन संसाधन के आधार पर, कि उसमें भी क्योंकि थोड़ा सा 1 साल का समय हो गया है, तो कुछ बच्चे तो अभ्यस्त हो गए हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। अब हमने एक ऑनलाइन क्लास का लिया, उसमें भी दिक्कत क्या आ रही है कि ऑनलाइन क्लास तो ठीक है, बच्चे फोन से जुड़ तो जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो स्वयं ही अपनी क्लास को ज्वाइन कर ले रहे हैं और अपने आप ही सारे उसमें आ जा रहे हैं, बातचीत भी कर ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके साथ गार्जियन को बैठना पड़ रहा है, गार्जियन उनके साथ बैठेंगे तब वो थोड़ा जहाँ से कुछ जो बोला जाएगा उसको उनको समझाएंगे, या जो भी क्या काम करना उसको कराएंगे। ऐसे बच्चों की हम अलग ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये कितने बच्चे हैं, भले 4 बच्चे भी इस कैटेगरी के हैं तो हम उनको वैसे ही रखेंगे, 10 बच्चे स्वयं काम करने वाले तो उनको उसी प्रकार से रखेंगे। ये अगर ऑनलाइन की ओर, अब जहाँ ये विद्यालय गांव की ओर चला जहाँ से बात होगी, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रहेगी, थर्ड वेव अगर ज्यादा प्रभावी हो जाती है तो क्या होगा कि उसमें हमको विद्यालय गांव की ओर चला के बजाय विद्यालय घर की ओर चला हमको जाना पड़ेगा, कि घर में जाकर के बच्चों को वहीं पर उनको गाइडलाइन देनी पड़ेगी। ऐसे वो गार्जियन ऐसे होंगे जो बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो काम नहीं कहीं कर पा रहे उनको, लेकिन बच्चों को तो काम करना ही है। तो ऐसे बच्चों को हम घरों में जा करके उनको जो है कि हम जैसे भी हो शिक्षा का वो करेंगे, ताकि बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। तो ऐसी हमने थोड़ा सा योजना बनाई थी, दोनों परिस्थितियों में हम इसको करेंगे। हमारे साथ आपके आचार्य परिवार के लोग भी जुड़े हैं, जैसे आनंद जी जुड़े हैं, दीपक जी जुड़े हैं। आप लोग भी अपना, आनंद जी, कुछ कहना चाहें कि क्या करने वाले हैं फ्यूचर में? जी सर, नमस्कार। भाई साहब ने पूरी बात आपको बता दी। प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में जो निर्देशन भाई साहब द्वारा मिलता है उसका हम पूर्ण रूप में पालन करते हैं और करते रहेंगे। बाकी हमारी योजना है कि यदि जो बच्चा इस प्रकार से नहीं आता है, सरकार के द्वारा यदि हमको कुछ छूट मिलती है तो हम घर जा करके भी बच्चों को समझाने वाले हैं, उनके काम को देख करके उनके स्तर से उनको काम देते हैं। और फिर योजना ये बनी है कि यदि छूट मिलती है तो केंद्रों के माध्यम से भी हर कक्षा के बच्चों को एक साथ ले करके उनके स्तर से उनको काम कराएं, जिससे कि उनकी शिक्षा छूटे नहीं और वह जो है अपने काम से जुड़े रहें और उनका स्तर धीरे धीरे ऊपर उठे। ये सब चीजें निर्भर करेंगी सरकार क्या गाइडलाइंस जारी करती है। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी सरकार से, क्या सुझाव हैं सरकार को? इस पर कोई मत देगा तो अच्छा रहेगा। क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सुझाव हैं शिक्षा को लेकर? हम चाहते हैं जिन बच्चों के पास अभी तक एंड्रॉइड फोन उपलब्ध नहीं है, अगर सरकार चाहे तो उनको किसी माध्यम से, सर्वे के माध्यम से भी उनको या तो कोई सुविधा इस प्रकार की उपलब्ध कराए। अन्यथा उन बच्चों के लिए उन बच्चों की शिक्षा का प्रभाव तो उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, अन्यथा वो सक्षम है नहीं। ऐसी स्थिति में अभी तक कीपैड, कई परिवार हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके पास कीपैड भी उपलब्ध नहीं है। हम चाहते कि सरकार उनको कुछ सुविधा दे। और कोई, दीपक जी, आपकी कोई सुझाव या अपेक्षाएं सरकार से? दीपक भट्ट जी। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। अपेक्षाएं तो हैं, लेकिन दिक्कतें ये हैं कि उनके ऊपर रह करके होगा नहीं। हमें अपनी मेहनत करनी है बच्चों के मेहनत प्रति। अपनी जगह, अगर कोई सुझाव भी देना चाहे, अपेक्षाएं मिले, होगा या नहीं होगा वो दूसरा विषय है, परंतु आपके क्या सुझाव हैं एक तरह से, ये अगर बताएंगे, एक भी बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, सुझाव तो ये है कि बच्चों के प्रति हमें घर घर जा करके भी संपर्क करके उनको, जो कमजोर तबके के हैं उनको पढ़ाएंगे और उनके बाद जा करके मेहनत करेंगे और तभी हमको सफलता मिलेगी। सरकार की गाइडलाइन तो आती रहेगी। इस प्रकार से हमको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहना पड़ेगा बच्चों के प्रति, से बच्चे का शिक्षा पर ध्यान जाए, बच्चे की शिक्षा ठीक ठाक ढंग से चले। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न। प्लैनेट स्कूल फाउंडेशन, पृथ्वी कुल संस्था, विद्या भारती। टेक्नोलॉजी कोविड के दौरान उपयोग हुई है, परंतु शिक्षा नीति में भी बड़ा स्पष्ट है कि ई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें अब हमेशा करना ही है शिक्षा में। क्या अपेक्षाएं हैं? क्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलें? क्या चाहिए अब आपको अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स को बढ़ाने के लिए? क्या अपेक्षाएं हैं? हम लोगों से क्या चाहिए?
कि भाई साहब ये जहां तक पृथ्वी कुलम का प्रश्न है, इसने तो बहुत साल पहले ही पता नहीं उसने कैसे समझ लिया कि आप लोगों ने कि आने वाला समय इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और आपने बहुत पहले से विद्यालयों को बहुत प्रेरणा दी है। अब क्योंकि जिस समय आप ये सारी व्यवस्था हमको दे रहे थे, उस समय खुद हम ही इस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे। अब हमारे पास ये साधन नहीं थे, हम ये भी नहीं उस समय समझ पा रहे थे कि ये जो शेयर, ये चिन्ह है, 2 गोले लगे इसमें, ये है तो ये चिन्ह कौन सा है, कैसे शेयर होगा, कैसे, ये सारी चीजें, कई सारी इसमें जो उसके सिंबल थे वो नहीं समझ पा रहे थे। अब थोड़ा सा कभी कभी हमको लगता है कि बहुत बार ये विद्यालय की ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन फीस और ये टीसी आदि सारा बहुत अच्छा सिस्टम आपने दिया है, लेकिन आपने तो दिया, लेकिन उस समय थोड़ा सा क्षमता हम में ग्रहण करने की नहीं रही, क्योंकि हम इसकी शब्दावली इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। अब थोड़ा सा कभी हमें लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कभी क्योंकि ये वर्चुअल माध्यम के द्वारा ही, जैसे कभी आप यहीं से मतलब भाई बच्चों को कैसे जोड़ लेना, पोर्टल पे कैसे ले लेना, उनकी टीसी आदि कैसे बनाना, वर्चुअल माध्यम से कभी ऐसे समय निकाल करके महीने में एक आध बार भी ऐसे अगर हमको गाइडलाइन देते तो हो सकता था इस समय हम थोड़ा सा इसको हम अच्छा कैच कर सकेंगे, क्योंकि उस समय हम नहीं कर पाए उतना कैच। जी, आपने जी एक अच्छा सर। सुझाव दिया है भाई साहब। हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है अगस्त के द्वितीय सप्ताह से कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू होंगे। हम ऐसी विद्या भारती उत्तराखंड की पूरी प्रांत की समिति के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ अच्छे विद्यालय जो इस तरफ इंटरेस्टेड हैं उनको पूरे जो प्लैनेट स्कूल सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूअस दोबारा से शुरू करें। आपका ये अच्छा सुझाव रहेगा, लेकिन आप पुनः जब भी आपको लगे आप हम सीधा भी वार्ता करके आपस में इस चीज को शुरू कर सकते हैं। तो आपका कार्य, आपने सब चीजों को बताया कि किस प्रकार से आप चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रांत के जब भी कोई बैठक होती है आपके विद्यालय का जिक्र हमेशा होता है, आपकी मेहनत का जिक्र हमेशा होता है कि आप इस प्रकार से प्रतिबद्ध हैं शिक्षा को देने में। आपसे हम पुनः निश्चित हमेशा जुड़े रहेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे। इस सत्र में आपने इतना समय दिया, आपके आचार्य परिवार ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।